हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 12, जो कि हमारा क्या है, हाउ नेचर वर्क्स। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे हार्मनी में हमारे नेचर कैसे काम कर रही है, ठीक है, हम कैसे नेचर में रह रहे हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। देखो, इसमें सबसे पहले आपको ये पिक्चर दिख रही है, ठीक है। ये देखो, इस पिक्चर में क्या है, बहुत सारे एलिफेंट्स है ना। ये कहाँ पे आ गए हैं, ये विलेजेस में घूम रहे हैं। इनको कहाँ होना चाहिए, फॉरेस्ट में होना चाहिए, लेकिन ये विलेजेस में है। विलेजेस में कौन रहते हैं, हम ह्यूमंस रहते हैं। ये यहाँ पे कैसे आ गए, है ना, और क्यों आए हैं, इनके बारे में जानेंगे। उससे पहले ना हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, जिनका हम इसका जवाब हम चैप्टर पढ़ के देंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले क्या बताया है, हाउ माइट द लॉस ऑफ, एक सेकंड में कलर चेंज करते हैं इसका, ठीक है। ये रखते हैं, loss of forest cover and changes in rainfall patterns lead to elephant to enter human farms and villages। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि जैसे फॉरेस्ट लॉस हो जाए, फॉरेस्ट लॉस का मतलब क्या होता है कि हमने फॉरेस्ट काट दिया रोड या बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, और या फिर रेनफॉल वगैरह पैटर्न में उसके चेंज आ गया। रेनफॉल के पैटर्न में मतलब किस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो गई, किस दिन बिल्कुल ही बारिश नहीं हो रही बहुत दिनों से वहां पे, है ना। तो एलिफेंट्स को वहां पे पानी नहीं मिलेगा, तो फिर वो कैसे सरवाइव करेंगे, उनको विलेजेस में आना पड़ेगा, है ना। तो इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, इस केस के बारे में आगे देखते हैं। इमेजिन यू आर अ ट्री, ठीक है, खुद को एक पेड़ समझ लो, इन अ डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, बहुत ही घने जंगल में आप एक पेड़ हो, ठीक है। फिर व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स वुड यू हैव विद वाटर, सनलाइट एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। वाटर, सनलाइट और अलग अलग एनिमल्स के साथ फिर आप कैसे रहते एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। डू यू थिंक द अर्थ कैन थ्राइव विदाउट ह्यूमंस, क्या हमारी अर्थ ह्यूमंस के बिना रह सकती है। कैन ह्यूमंस सर्वाइव विदाउट द अर्थ, या फिर हम इंसान अर्थ के बिना रह सकते हैं। इफ टू काइंड ऑफ बर्ड्स कम्पीट फॉर द सेम फ्रूट, ठीक है, अगर दो तरीके की हमारी बर्ड्स है, वो एक ही फ्रूट चाहती है, एक ही स्पेसीज की हो, हाउ माइट देयर वे ऑफ लिविंग चेंज ओवर टाइम, ठीक है, उनका लिविंग का तरीका कैसे चेंज होगा टाइम के साथ साथ। कैन ह्यूमन एक्टिविटीज कॉज नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर हमारे कौन से होते हैं, कौन से होते हैं हमारे नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक, ये सारे हमारे नेचुरल डिजास्टर है। क्या ह्यूमंस की वजह से हो रहा है ये सब, हाँ, ह्यूमंस की वजह से हो रहा है, ठीक है, वो हम जानेंगे। उससे पहले हम वो केस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे हुआ। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया elephants sometimes enters farms and villages because their forests no longer have enough food and water, ठीक है। अब उनके जो फॉरेस्ट है उसमें फूड और वाटर नहीं है, ठीक है, फूड और वाटर अब नहीं है क्योंकि हमने जंगलों को काट दिया। अब एलिफेंट्स के हमने घर को ही तोड़ दिया तो वो हमारे घर में घुस गए, है ना। दिस हैपेंस ड्यू टू लेस रेनफॉल, ये ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे कम बारिश हो रही हो, या फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया हो, एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर रोड एंड बिल्डिंग्स, ठीक है, रोड और बिल्डिंग वगैरह हमने बनाने के लिए फॉरेस्ट काट दिया, उसकी वजह से वो विलेजेस में एंटर हो गए। एज फॉरेस्ट श्रिंक, ठीक है, फॉरेस्ट श्रिंक होना मतलब फॉरेस्ट को हमने काट दिया, ठीक है, अब फॉरेस्ट नहीं है। एलिफेंट मूव इनटू ह्यूमन एरिया, ठीक है, जहाँ हम ह्यूमंस रहते हैं वहाँ एलिफेंट्स आ गए, कॉजिंग डैमेज टू क्रॉप्स एंड समटाइम हार्मिंग पीपल और एनिमल्स, ठीक है। तो इससे वो हमारी बिल्डिंग वगैरह को हार्म कर सकते हैं, या हमें या दूसरे एनिमल्स को हार्म पहुंचा सकते हैं। टू रिड्यूस दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सबसे हमने बचने के लिए क्या किया, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाए ताकि एलिफेंट जो है सेफली ट्रैवल कर सके फॉरेस्ट में, ठीक है, एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में, ठीक है। दिस शोज दैट ऑल पार्ट ऑफ नेचर आर क्लोजली कनेक्टेड, इससे हमें पता चला कि सारे जो हमारे नेचर वगैरह है, ठीक है, जैसे एलिफेंट और फॉरेस्ट थे वो सारे हमारे क्लोजली कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड, और इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, ओके। और देखो, हाउ डू वी एक्सपीरियंस इंटरप्ट आवर सराउंडिंग्स, ठीक है, हम कैसे इंटरप्ट करते हैं अपनी सराउंडिंग्स से, उसके बारे में जानते हैं। डिफरेंट हैबिटेट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हैबिटेट्स मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। अ हैबिटेट इज द नेचुरल प्लेस, ठीक है, ये क्या है, एक नेचुरल प्लेस है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इवन द बार्क ऑफ अ ट्री, ठीक है,
ट्री भी होते हैं वहाँ पे। लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विथ वन अनदर एंड अडेप्ट टू कंडीशन ऑफ देयर हैबिटेट टू सर्वाइव। ठीक है, अलग अलग अपने हैबिटेट मतलब जहाँ के, जैसे शहर अलग चीज है, गांव अलग चीज है, जंगल तालाब वालाब के आसपास अलग अलग एरियाज है। ठीक है, वहाँ के लिविंग बींग्स जो रहते हैं, जैसे मछली रहती है पानी में, है ना, तो उनको पानी में रहने की आदत है। हम लैंड पे रहते हैं, हमें लैंड की आदत है, वहां पे सर्वाइव करते हैं हम, है ना। एक्सप्लोरिंग नियरबाई हैबिटेट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी को समझने के लिए, ठीक है, अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स को समझने के लिए हमें ये मदद करता है हैबिटेट्स। आया समझ? देखो क्या बोला गया इसमें, एक एक्टिविटी है, एवरी हैबिटेट हैज लिविंग। लिविंग कौन होता है? बायोटिक। नॉन लिविंग हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, देखो डिफरेंट हैबिटेट सपोर्ट डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन। वो अपने एनवायरमेंट की कंडीशन के हिसाब से जीते हैं। ठीक है, विजिट एनी टू नियर बाय हैबिटेट। दो हमने यहाँ पे हैबिटेट लिए, एक पॉन्ड हैबिटेट, यहाँ फॉरेस्ट हैबिटेट। ठीक है, देखो अब हम क्या देख रहे हैं, पॉन्ड हैबिटेट में हमारे कौन कौन रह रही है? मछली रह रही है, और नॉन लिविंग क्या है इसमें? पानी है। ठीक है, पानी नॉन लिविंग चीज है। और देखो लिविंग में हमारे यहाँ फॉरेस्ट हैबिटेट में कौन रह रहे हैं? प्लांट, ग्रास, ट्रीज, बर्ड्स, ये सारे हमारे लिविंग थिंग्स है। और नॉन लिविंग में मिट्टी, सॉइल, है ना। यह समझ? तो देखो पॉन्ड हैबिटेट में हम क्या देख रहे हैं, लिविंग थिंग्स कौन कौन से रह रहे हैं? फिश, फ्रॉग, वाटर प्लांट्स, लोटस, बर्ड, ड्रैगन फ्लाइज, ये सारे हमारे यहाँ तालाब के आसपास रह रहे हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ पे क्या क्या है? वाटर, सनलाइट, एयर जो हवा है, मड मतलब मिट्टी, कीचड़, है ना, ये सब। और तो इसमें हमें क्या चीजें याद रखनी है? हैबिटेट मतलब नेचुरल होम होता है। ठीक है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका नेचुरल होम मतलब हैबिटेट होता है। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग थिंग्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, और देखो एवरी हैबिटेट कंटेन्स बोथ। ठीक है, जो भी हैबिटेट्स होते हैं हमारे, सारे हैबिटेट में दोनों होते हैं, लिविंग थिंग भी और नॉन लिविंग थिंग भी, बायोटिक और अबायोटिक। और लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव बिकॉज दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे कैसे सर्वाइव कर पाते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ओके, तो इससे अब देखो फॉरेस्ट हैबिटेट का अब हम देखते हैं। देखो लिविंग थिंग्स यहाँ पे कौन कौन है? ट्रीज, ग्रास, बर्ड्स, डियर, मंकी, बटरफ्लाइज, ये सब हमारे कौन है? लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ पे क्या क्या दिख रहे हैं आपको? क्या क्या दिख रहे हैं? मिट्टी, यहाँ पे भी हमारे सनलाइट है, एयर है, वाटर है, ये सारे हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है ना। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? ये देखो एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, ये सब हमारे नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो इससे हमें मेन पॉइंट्स क्या मिलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स आर लिविंग थिंग्स, इतना पता है। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब। अबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे कौन से होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, ये सब हमारे किस में होते हैं? हैबिटेट में। और बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जीते हैं। और डिफरेंट हैबिटेट हैव डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग कंडीशंस आती है। सो दे सपोर्ट डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको यहाँ रहने की आदत है, यहाँ वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको यहाँ रहने की आदत है ना। और क्या बोला है? दिस इज व्हाई प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अडेप्टेड टू द हैबिटेट। इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स अपने अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग खुद को सर्वाइव करते हैं, इन विच दे लिव। ठीक है, जहाँ वो रहते हैं। यह समझ? चलो आगे देखते हैं। देखो आगे हमें क्या बोला है? वो ऑल लिव टुगेदर इन नेचर। नेचर में कौन कौन रहते हैं? इन अ पॉन्ड यू यूजुअली सी मैनी फिश ऑफ द सेम काइंड। फिश आपने बहुत सारी एक जैसी देखी होगी। ठीक है, तालाब में नॉट जस्ट वन, एक नहीं, अलग अलग तरीके की, जैसे अ ग्रुप ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब देखो जब हमारा एक तरीके के काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप बनता है, ठीक है, मछली है, बहुत सारी अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है, मान लो हमने छोटी छोटी मछली ली, ठीक है, तो अब देखो उनका सेम काइंड का जो ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप बन रखा है उसको हम क्या बोलेंगे? उन हैबिटेट को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। जैसे कि हम क्या निकालते हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन, उसमें हम किसको लेते हैं? ह्यूमंस को काउंट करते हैं, है ना। अ हैबिटेट कैन हैव पॉपुलेशंस ऑफ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, हैबिटेट में हमारे बहुत अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स। आई बात समझ? अब देखो
और क्या बोले एक्टिविटी स्टडिंग पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में होती है। सबसे पहले देखो यहाँ पे 4-5 बच्चों का ग्रुप बनाना है, फिर उसके बाद एक इतना सा एरिया लो, उसमें आपको देखना है कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे टेबल में इसको रिकॉर्ड करके रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें पॉपुलेशन आपकी क्या निकलेगी, अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पॉपुलेशन मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारे सेम स्पेसीज के होते हैं, एक जैसे होते हैं, लिविंग इन द सेम हैबिटेट में रहते हैं एट द सेम टाइम में। या समझ पॉपुलेशन क्या होता है, इसके एग्जांपल जैसे कि मैंगो ट्री है एक गार्डन में, तो इसकी पॉपुलेशन, अगर फ्रॉग्स रहते हैं तालाब में तो इनकी पॉपुलेशन, ऑल स्पैरोज इन अ पार्क, अगर हमने पार्क में स्पैरोज देखे बहुत सारे तो वो उनकी पॉपुलेशन है। अब जैसे हम ह्यूमंस रहते हैं यहाँ पे, तो ये हमारी धरती पे ह्यूमंस की पॉपुलेशन है। वाई आर डिफरेंट पॉपुलेशन इम्पोर्टेंट, अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब देखो, अ हैबिटेट कैन नॉट हैव ओनली वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक हैबिटेट में हमारे सिर्फ एक काइंड के ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकते इफ ओनली वन स्पेसीज लिव देयर। अगर सिर्फ यहाँ पे एक ही तरीके की स्पेसीज रहेगी, जैसे ये हमने क्या लिए, हिरन लिए दो, ठीक है, ये एक ही स्पेसीज है, अलग अलग नहीं है, दे वुड compete for the same food, water, space and shelter। इन दोनों को सेम नीड्स चाहिए, इसको भी पानी चाहिए, घास चाहिए, पेड़ चाहिए, और इसको भी वही चीज चाहिए, तो ये एक ही चीज के लिए लड़ेंगे। और हमारे हैबिटेट में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अगर हम अलग अलग रहते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो अलग अलग नीड्स होती है हमारी। एक ही तरीके के अगर ऑर्गेनिजम्स रहेंगे तब क्या होगा, वो एक ही चीज के लिए लड़ेंगे, एक ही चीज चाहिए उनको, और बाकी सारी चीजें बेकार होंगी, बाकी सारी चीजें रहेंगी लेकिन ये सारी चीजें इनकी कमी आ जाएगी। आई समझ, व्हाट इज अ कम्युनिटी। अब कम्युनिटी क्या होती है, व्हेन डिफरेंट पॉपुलेशन प्लांट, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, फंगाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे जो अलग अलग होते हैं, लिव टुगेदर इन द सेम हैबिटेट, ये सारे हमारे सेम हैबिटेट में रहते हैं एंड इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो ये एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। ठीक है, अलग अलग हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स साथ में रहते हैं हैबिटेट में, एक ही हैबिटेट में, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। आई बात समझ, कम्युनिटी जैसे फॉरेस्ट हमने कम्युनिटी ले ली, इसमें कौन कौन से होते हैं, फॉरेस्ट में आपने क्या क्या देखा है, ट्रीज, ग्रास, डियर, बर्ड्स, ये सब हमारे कहाँ आते हैं, फॉरेस्ट की कम्युनिटी में। यह है समझ, चलो आगे देखते हैं। देखो, एवर हर्ड ऑफ, ठीक है, क्या आपने कभी सुना है, यू मे हैव सीन ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स, आपने बहुत सारे अलग अलग तरीके के फ्लावर्स देखे होंगे ब्लूमिंग अराउंड यू, हैव यू एवर लुक्ड क्लोजली एट देयर पार्ट्स, क्या आपने क्लोजली उनके पार्ट्स पे देखा है, जो फ्लावर के पार्ट्स है। अ फ्लावर हैज अ स्टॉक, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर कॉल्ड सेपल्स, ठीक है, इनमें एक ग्रीन लीफी सा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे पत्ते जैसा, उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स। और कलर्ड वाले को, ये जो कलर जिसमें आता है उसको हम बोलते हैं पेटल्स एंड टू रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इसको मिटा देते, ठीक है, दो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो फ्लावर्स में, कार्पेल्स जो कि हमें फीमेल वाले पार्ट्स होते हैं, और स्टेमन्स कौन से होते हैं, मेल वाले पार्ट्स फ्लावर के हैं। ओके, स्टेमन बर्स्ट रिलीज येलो डस्ट लाइक पॉलन ग्रेन्स, इनमें हमारे कौन सा होता है, पॉलन ग्रेन्स होता है, और विंड, वाटर, इंसेक्ट, बैट वगैरह, ये सारे हमारे लिविंग थिंग्स हैं, है ना, ये सारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ये पॉलिनेशन कराने में। ये जो येलो डस्ट हमारा होता है, इनको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स, कैरी पॉलन फ्रॉम द स्टेमन्स टू द कार्पेट्स, ठीक है, स्टेमन से लेके कार्पेट्स, फ्लावर खुद तो मूव नहीं करेंगे, है ना, हवा या फिर इंसेक्ट वगैरह, ये जो पॉलन ग्रेन्स है इनको दूसरे फ्लावर के फीमेल तक पहुंचाता है, ये खुद के ही फ्लावर के फीमेल पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है, पॉलन फ्रॉम द स्टेमन्स टू कार्पेट्स, ये हमने पढ़ा अभी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, इट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, इसी से हमारे फ्रूट्स और सीड्स बनते हैं। आया समझ, आया, आगे देखिए, डज एवरी ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी मैटर, क्या हमारे सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स है, सारे हमारे जो कम्युनिटी में है ऑर्गेनिजम्स, वो हमें चाहिए, वो हमारे लिए जरूरी है, यस, ठीक है, जरूरी है। एवरी ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी मैटर्स, ठीक है, कैसे मैटर करते हैं, ईच प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम,
सबका एक एक रोल होता है हमारे इकोसिस्टम में। दे डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर फूड, शेल्टर, पॉलिनेशन, डिकम्पोजिशन, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, इन सब चीजों के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स, उनके स्पेशीज। इफ वन ऑर्गेनिज्म डिसअपियर्स, अगर एक ऑर्गेनिज्म हमारी गायब हो जाए, इट कैन अफेक्ट मैनी अदर्स एंड डिस्टर्ब द एंटायर इकोसिस्टम। अगर एक भी ऑर्गेनिज्म हमारा डिसअपियर हो जाए तो हमारे पूरा इकोसिस्टम बदल सकता है। Therefore, every organism is important for keeping nature healthy and balanced। ठीक है, इसलिए सारे ऑर्गेनिजम्स हमें चाहिए ताकि हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहे और हेल्दी रहे। आया समझ? अब देखो आगे क्या बताया है, हाउ फिश इन अ पॉन्ड कैन डायरेक्टली हेल्प नियर बाय प्लांट प्रोड्यूस मोर सीड्स। अब देखो ये जो हमारा पॉन्ड है, ठीक है, इसमें हमारी मछलियां रहती है। अब जिस पॉन्ड में हमारी ज्यादा मछलियां रहेंगी वहां पे आसपास बहुत सारे फूल हमें दिखते हैं, लेकिन जहाँ मछली नहीं होगी वहां पे कम फ्लावर्स ही दिखेंगे। ऐसा कैसे होता है, देखो इस पॉन्ड में मछलियां हैं तो यहाँ पे फ्लावर्स दिख रहे हैं, इस पॉन्ड में मछलियां नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे जो है फूल बहुत कम है। फिश ईट ड्रैगन फ्लाई लार्वे। ठीक है, फिश हमारे क्या खाती है, ड्रैगन फ्लाई के लार्वे। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई जो हमारे होता है वो लार्वे प्रोड्यूस करता है, लार्वे मतलब उनके अंडे। ड्रैगन फ्लाइज ले देयर एग इन वाटर, वाटर में देते हैं अपने अंडे। देयर यंग वंस आर कॉल्ड ड्रैगन फ्लाई लार्वे। ठीक है, इन्हीं के यंग वन को क्या बोलते हैं हम, ड्रैगन लार्वे। ओके, फिश ईट दीज लार्वे, सो पॉन्ड ए हैज फ्यूअर ड्रैगन फ्लाइज। तो यहाँ पे हमारे ड्रैगन फ्लाइज कम है क्योंकि यहाँ पे जो मछलियां हैं वो इसके अंडे खा जाती है ड्रैगन फ्लाइज के, है ना। फ्यूअर ड्रैगन फ्लाइज मीन्स मोर पॉलिनेटर्स। अगर हमारे ड्रैगन फ्लाइज नहीं होंगे तो जो मधुमक्खी, बटरफ्लाई, इन सबको कोई नहीं खा पाएगा, इन सबको कोई हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। तो मतलब बहुत सारे पॉलिनेटर्स हमारे आ सकते हैं इस नदी में। पॉलिनेटर्स आएंगे तो मोर पॉलिनेटर्स इंक्रीज पॉलिनेशन, ज्यादा पॉलिनेटर्स आएंगे तो पॉलिनेशन भी हमारे ज्यादा होगा। Bees and butterflies carry pollen from one flower to another। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ये पॉलिनेशन करेंगे। बेटर पॉलिनेशन हेल्प प्लांट प्रोड्यूस मोर फ्रूट्स एंड सीड्स। तो यहाँ पे और भी ज्यादा फ्रूट्स और सीड्स आएंगे, बहुत ज्यादा फ्लावर्स वगैरह आएंगे। तो फूड चेन यहाँ पे कैसे बनता है हमारा, देखो इसी का यहाँ पे और अच्छी से पिक्चर बताया गया है। यहाँ देखो, यहाँ देखते हैं, ठीक है, देखो देखो इस डायग्राम में सबसे पहले फिश है, ठीक है, फिश हमारी क्या खाती है, ड्रैगन फ्लाई के लार्वे। ड्रैगन फ्लाई हमारे किसको खाते हैं, मतलब बड़े होके क्या बनते हैं, ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज क्या खाती है, बीज और बटरफ्लाई, ये हमें पता है। और बीज और बटरफ्लाई फ्लावरिंग प्लांट्स को हेल्प करती है, ये हमें पता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर देखो ये जो हमारा पूरा यहाँ पे चेन से बन रखा है, अगर हमने यहाँ से ये जो है इसको हटा दिया तो हमारे ड्रैगन फ्लाइज बनेंगे ही नहीं। ड्रैगन फ्लाइज नहीं होंगे तो हमारे बीज और बटरफ्लाई को खाने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए हमारे, और वो हमारे केस में हेल्प करेंगे पॉलिनेशन में, पॉलिनेशन जो हमारे फ्लावर्स बनेंगे, ठीक है, और भी सीड्स और फ्रूट्स वहां पे आएंगे। इसलिए जहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज कम हो, ज्यादा मछलियां हो, तो वहां पे ज्यादातर फूल वगैरह आते हैं। ठीक है, ये एक इनडायरेक्ट इफेक्ट दे रहा है। आया बात समझ? तो मेन मैसेज इससे क्या निकलता है, ऑल लिविंग थिंग्स इन नेचर आर कनेक्टेड। इससे हमें पता चला सारे लिविंग थिंग्स कितने ज्यादा कनेक्टेड है। ओके, अ चेंज इन वन ऑर्गेनिज्म कैन अफेक्ट मैनी अदर्स। ठीक है, अगर फिश ना हो तो हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई बहुत सारे आ जाएंगे। ड्रैगन फ्लाई हमारे सारे बीज और बटरफ्लाई को खा लेंगे, है ना। बीज बटरफ्लाई को हार्म पहुंचाएंगे तो फ्लावर और प्लांट्स में पॉलिनेशन नहीं होगा, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फ्लावर्स और फ्रूट्स, सीड्स वगैरह यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। आई बात समझ? अब देखो की पॉइंट्स हमें क्या बोले गए हैं, देखो फिश ईट ड्रैगन फ्लाई लार्वे, फिश हमारे ड्रैगन फ्लाई के अंडे खा रही है। फ्यूअर ड्रैगन फ्लाइज मतलब ज्यादातर बीज और बटरफ्लाइज वहां पे पाई जाएंगी। बीज और बटरफ्लाई हमें पॉलिनेशन में हेल्प करती है फ्लावर्स को। बेटर पॉलिनेशन लीड्स टू मोर फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। और all organism in an ecosystem are interconnected and depend on each other। ठीक है, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, आगे देखो
What are the different types of interaction among organisms and their surroundings? अब उनके अलग अलग तरीके के इंटरेक्शन कैसे होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, और जो हमारे ऑर्गेनिजम्स सराउंडिंग्स में वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोटिक कंपोनेंट्स जो हमारे होते हैं डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स, ये हमारे नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, हम सारे इस पे डिपेंड है। सनलाइट हमें सर्वाइवल के लिए जरूरत है, ये सारी चीजें। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर फूड, ये सारे हमारे एक दूसरे पे कनेक्ट रहते हैं फूड के लिए, ब्रीथिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। These interaction occur among living things and between living नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स में आती है एंड बोथ आर नेसेसरी, ये दोनों हमारे लिए जरूरी है टू मेंटेन लाइफ इन एनी हैबिटेट, ठीक है। कहीं पे भी किसी भी हैबिटेट को मेंटेन करने के लिए दोनों लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों जरूरी है, क्योंकि ये एक दूसरे पे हमारे डिपेंड रहती है, इंटरकनेक्टेड है। एक को भी नुकसान हो तो दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हमारे लिए दोनों जरूरी है हैबिटेट पे। ऐसा समझ, आगे देखते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट्स इन अ हैबिटेट, इसके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, 3 तरीके के इंटरेक्शन इसमें होते हैं। कौन से? इंटरेक्शन बिटवीन अबायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। सबसे पहले देखो यहाँ पे किसका दिया, अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म हमारे किस में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे वाटर में रहते हैं, पॉन्ड वाले वाटर में। फिश ले एग्स इन वाटर, प्लांट नीड सनलाइट, वाटर, एयर एंड सॉइल टू ग्रो। प्लांट्स को तो ये सारी चीजें चाहिए, ये सारे हमारे लिविंग थिंग्स है ना। अब देखो इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक कंपोनेंट्स में कैसे हो रहा है। नॉन लिविंग थिंग आल्सो अफेक्ट अनदर कंपोनेंट। ब्राइट सनलाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर, ब्राइट सनलाइट से हमारा क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दोनों ही हमारे नॉन लिविंग थिंग है। सनलाइट कॉजेज वाटर टू इवेपोरेट, सनलाइट की वजह से हमारा जो है पानी इवेपोरेट हो पा रहा है। विंड क्रिएट्स जेंटल वेव्स इन वाटर, विंड की वजह से हमारी वेव्स आती है वाटर में। वाटर कीप्स सॉइल मॉइस्ट, वाटर की वजह से हमारी जो सॉइल है वो मॉइस्चराइज रहती है, मॉइस्ट रहती है। एक और इंटरेक्शन इसमें कौन सा है, अमंग बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में कैसे इंटरेक्शन हो रहा है वो देखते हैं। अ फ्रॉग ईट इंसेक्ट्स, ठीक है, फ्रॉग हमारे इंसेक्ट्स को खा रहा है, वो हमारे ये भी लिविंग थिंग है, ये भी लिविंग थिंग है। और वाटर स्नेक ईट फिश, जो वाटर में स्नेक्स रहते हैं वो फिश को खाते हैं अपने जीने के लिए। फ्रॉग्स एंड फिश कम्पीट फॉर इंसेक्ट लार्वे, इंसेक्ट लार्वे दोनों खाते हैं, फ्रॉग भी और फिश भी, ओके। और क्या बोला, फिश ले एग्स अमंग वाटर प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन, वाटर प्लांट्स पे ये अपने अंडे देती हैं ताकि यहाँ पे इनके अंडे जो है सेव रहे। आई बात समझ। अब हम इकोसिस्टम देखते हैं, हमारे कौन कौन से होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखो एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब क्या होता है, पानी वाली जगह, पानी वाली जगह जैसे कि पॉन्ड ले लिया हमने, रिवर, लेक, ओशन, ये सब हमारे क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसमें हमारे अलग अलग लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। देखो कौन कौन से, देखो पहले टेरेस्ट्रियल वाला देखो, ये ऐसा इकोसिस्टम होता है जो हमारे लैंड पे होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट या फिर माउंटेन्स, ओके। अब देखो कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब अकेला, ठीक है, जैसे कि हमने अकेला इस डियर को ले लिया और पॉपुलेशन अगर इसकी बढ़ गई, ठीक है, बहुत सारे जब ये आ गए तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। कम्युनिटी कब बनती है, जब हमारे बहुत सारी चीजें एक साथ रहे, अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स आ गए यहाँ पे, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, डियर, ग्रास, है ना, ये सब आ गए, तो ये हमारे क्या बन गई, कम्युनिटी। इकोसिस्टम हमारा कब बना, जब हमने इसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी ऐड कर दी, जैसे सनलाइट, पानी, ये सब हमारे आगे, तो ये हमारा क्या बनाता है, इकोसिस्टम। ऐसा समझ इकोसिस्टम क्या होता है। अब देखो नेचुरल एंड ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, अब एक और तरीका होता है इकोसिस्टम को समझने का, नेचुरल इकोसिस्टम और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, दो तरीके के। देखो नेचुरल वाला जो नेचर ने बनाया है, नेचर ने, जैसे फॉरेस्ट, रिवर, लेक, ये सब हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है, हमने नहीं बनाया। ह्यूमंस ने कौन सा बनाया, क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय ह्यूमंस, फार्मलैंड जो बनाते हैं, गार्डन, एक्वेरियम, ये सारे हमारे ह्यूमन मेड कौन सा है, इकोसिस्टम, ठीक है। तो
इसका एग्जाम्पल आ सकता है पेपर में, इसे अच्छे से याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरेक्शन, अब देखते हैं इंटरेक्शन क्यों जरूरी है। सनलाइट हेल्प प्लांट्स मेक फूड, सनलाइट की वजह से प्लांट्स अपना फूड बना पा रहे हैं। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अब जो प्लांट्स है वो हमारे फोटोसिंथेसिस करके क्या बना रही है, ऑक्सीजन। एनिमल्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, एनिमल्स हमारा क्या यूज कर रहे हैं, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पानी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए, ओके। और क्या बोला है, प्लांट, देखो प्लांट रूट होल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट इरोशन, प्लांट के जो रूट्स है वो हमारे सॉइल के इरोशन में हेल्प करता है। प्लांट हेल्प कीप्स द एनवायरनमेंट बैलेंस, प्लांट्स की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बैलेंस्ड रहता है। यह अच्छे समझ। आगे देखो क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स, अब इनके ईटिंग हैबिट्स के वजह से हम इन्हें अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसे कि देखो हमने ये फॉरेस्ट देखा, अलग अलग तरीके के यहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, ओके। अब देखो अब हमें क्या समझना है, डज इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, अब हमको एक टेबल बनानी है, उसमें हमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, क्या इनमें फोटोसिंथेसिस होता है, क्या वो प्लांट्स खाते हैं या फिर कोई प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं या फिर एनिमल्स खाते हैं, और डज इट ईट बोथ, प्लांट्स या एनिमल्स क्या दोनों खाते हैं या। अब हम देखेंगे इसमें टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, क्या बनाते हैं। सबसे पहले देखो ट्री, ट्री हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, सिर्फ ट्री ही करता है, तो यस। अब देखो क्या ये प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं, क्या ये खुद के प्रोडक्ट्स खा जाएंगे, नहीं, ठीक है। एनिमल्स, एनिमल्स को खाते नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स नहीं खाते, क्योंकि ये क्या है, प्रोड्यूसर है, ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ मतलब जो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें क्या चाहिए, प्लांट से सब्जियां वगैरह चाहिए, फल फ्रूट वगैरह चाहिए, है ना, लेकिन प्रोड्यूसर ये जो है हमारे ऑटोट्रॉफ, ठीक है। ऑटोट्रॉफ मतलब जो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, ओके। मशरूम, मशरूम हमारे क्या है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि कोई ही नहीं करेगा, है ना। अब देखो ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, क्या ये प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं, नहीं, ये नहीं खाते, मशरूम नहीं खाते। क्या डियर खाते हैं, हाँ खाते हैं। ग्रास ये खाते हैं, हॉर्स खाते हैं, और बंगाल फॉक्स, फॉक्स खाते हैं, और एनिमल्स भी खाते हैं ये, ठीक है, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। वल्चर, बाज, क्या ये खाते हैं, नहीं, ठीक है। और क्या बोला है, बर्ड, बर्ड नहीं खाते, और स्क्विरल, यस, ये हमारे प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं। माउस, माउस हमारे प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं, ओके। और डज इट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, सॉरी एनिमल्स वाला देखो पहले, एनिमल्स में हमारे कौन कौन से खाते हैं, ये बंगाल फॉक्स, और कौन खाता है, बर्ड, शिकरा, ठीक है, और वल्चर, वल्चर भी खाते हैं, ठीक है, ओके। यह समझ। समटाइम इंसेक्ट खाते हैं हमारे स्क्विरल्स, और माउस हमारे एनिमल्स को खाते हैं, ओके। डज इट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ये आप देख सकते हो। टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अब हम पढ़ते हैं ये जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा, डीकम्पोजर हमारे मशरूम होते हैं। डीकम्पोजर क्या होता है वो हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा बहुत बताती हूँ। डीकम्पोजर मतलब जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को और अच्छे से गलाते हैं, एनवायरमेंट में डिकम्पोज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर। हर्बीवोरस मतलब जो सिर्फ प्लांट्स खाए, ओमनीवोरस जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खा रहे हैं, और कार्निवोरस मतलब जो सिर्फ हमारे एनिमल्स को खाते हैं, ओके। मोस्टली हर्बीवोरस और ओमनीवोरस ये हमारे स्क्विरल्स पे डिपेंड करता है, और ओमनीवोरस मतलब जो दोनों खा रहे हैं, जैसे हमारे चूहे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या बोला है, प्रोड्यूसर्स मतलब ऑटोट्रॉफ जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, दे आर द फर्स्ट सोर्स ऑफ फूड इन एन इकोसिस्टम, इन्हीं से हमारा फूड का जो है सोर्स बनता है इकोसिस्टम में, ओके। कंज्यूमर्स कौन होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड्स एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, और हमें डिपेंड रहना पड़ता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे खाना खाने के लिए। वो कौन होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, जिनको हम कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। जैसे कि देखो सबसे पहले हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, इसके भी 3 टाइप्स है। हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि डियर, हॉर्स, ये सब, ओके।
कार्निवोरस जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, कार्निवोरस मतलब जो मीट मछली यही सब, टाइगर लेपर्ड ये सब, और ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स वो हमारे होते हैं ओमनिवोरस, जैसे कि फॉक्स, क्रो, माउस, ये सब ह्यूमंस भी हमारे ओमनिवोरस होते हैं। ओके, डीकम्पोजर्स, these organisms feed on dead and animal help recycle nutrients back into the soil। अब देखो, जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको रिसाइकल करके न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं और सॉइल में डिकम्पोज करते हैं, उनको बोलते हैं डीकम्पोजर्स, जैसे कि मशरूम, फंगाई या फिर बैक्टीरिया। आई बात समझ? अब देखो इसके की पॉइंट्स क्या है। ऑटोट्रॉफ मतलब प्रोड्यूसर, जो अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स, हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और डीकम्पोजर्स, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। Who eats whom? कौन किसको खाता है? Who eats whom means which organism eat another organism for food। कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म को खाता है अपने फूड को समझ के। It explains the feeding relationship between living things in an ecosystem। ठीक है, फीडिंग रिलेशनशिप हमें बताता है लिविंग थिंग्स में, ठीक है, जो हमारे इकोसिस्टम में होता है। This relationship shows how food and energy pass from one organism to another। ठीक है, कैसे हमारे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है एंड फॉर्म्स अ फूड चेन, और कैसे एक फूड चेन बनाते हैं वो हम देखते हैं। ओके, देखो इसमें फिर से एक एक्टिविटी है, फूड चेन इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब हम एक ग्रास से स्टार्ट करेंगे। देखो ग्रास प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मतलब जो खुद बन रहा है, ठीक है, ये किसी को खा के नहीं बन रहा, खुद ही से बन रहा है, ग्रास है। ओके, प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो सबसे पहले इसको खा रहा है, ग्रास हॉपर। ठीक, ग्रास हॉपर ने ग्रास को खाया। अब ग्रास हॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है, ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ, सेकेंड कंज्यूमर। ओके, स्नेक, स्नेक हमारा कौन सा होता है? टर्शियरी कंज्यूमर, जो हमारे जमीन पे रहता है। ओके, और टॉप कंज्यूमर हमारा ईगल कहलाता है। ठीक है, देखो कैसे हुआ, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, फिर ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक खा सकता है, स्नेक को ईगल खा सकता है। यह समझ, ऐसे हमारी फूड चेन बनती है। एक और फूड चेन इसमें दी गई है, जैसे कि हमारी ग्रास है, ठीक है, ये हमारे प्रोड्यूसर है, इसको कौन खाता है? सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर आता है, हेयर, रैबिट का एक टाइप है, वो खाता है। फॉक्स जो कि हमारा कार्निवोरस होता है। ओके, ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, ये इसको खा लेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ फूड चेन, अब ये फूड चेन क्यों होना चाहिए? इट शोज हाउ एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ये हमें क्या बताता है, एक एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है हमारे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक। इट हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, इससे क्या होता है, नेचर का बैलेंस मेंटेन रहता है। ठीक है, एवरी ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर फॉर फूड। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म हमारे डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे फूड खाने के लिए। इफ वन ऑर्गेनिज्म डिसअपियर, अगर एक ऑर्गेनिज्म हमारा गायब हो जाए, द एंटायर फूड चेन कैन बी इफेक्टेड। ठीक है, हमारा पूरा एंटायर जो फूड चेन है वो बिगड़ सकता है। जैसे कि मान लो फ्रॉग ना हुआ, ठीक है, फ्रॉग ना हुआ तो ग्रास हॉपर बहुत सारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे ग्रास हॉपर हो जाएंगे, मतलब वो सारे ग्रास जो है हमारे खा जाएंगे, सारे ग्रास खा जाएंगे तो हमारे जो है इकोसिस्टम में ग्रास जो है उसकी कमी हो जाएगी, है ना। इसी वजह से हमारे फूड चेन में सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो जरूरी है। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन कौन कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफ, इनके बारे में हमने पढ़ा था। प्राइमरी कंज्यूमर जो हमारे हर्बिवोरस होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जो हमारे ज्यादातर कार्निवोरस होते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर ये भी हमारे कार्निवोरस होंगे, एनिमल को खा रहे हैं। टॉप कंज्यूमर जो सबसे बड़ा प्रीडेटर होता है, ठीक है, जो सबको मार के खा लेता है ना, जैसे कि ईगल, ठीक है, सांप को खा जाता है। कार्निवोरस जैसे कि जो एनिमल्स खाते हैं वो हमें पता है, कार्निवोरस जैसे कि फॉक्स। ओके, आगे देखिए, आगे देखिए, देखो ट्रॉफिक लेवल एंड इकोलॉजिकल पिरामिड कैसे बनता है वो देखते हैं। यूजिंग अ क्रॉप फील्ड, फूड चेन में जैसे सबसे पहले हमने ले लिया मिलेट्स और यहाँ पे ले लिया माउस और ईगल। देखो ये जो मिलेट्स है इसको हमारे कौन खाएंगे? ये चूहे, छोटे छोटे चूहे आगे खा लेंगे, ठीक है, और इनको कौन खा जाता है? ये ईगल, है ना, ये ढूंढ ढूंढ के खेतों में इनको खा जाता है। तो ये कैसे बन रहा है?
ये कैसे बन रहा है, हमने ऐसे कैसे बनाया, सबसे पहले मिलेट को रखा है, फिर माउस को, फिर ईगल को, कैसे रखा है, देखो हमने ऐसे रखा है, हाईएस्ट नंबर टू लोएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर सबसे ज्यादा इसमें कौन से दिख रहा है आपको, मिलेट्स है ना, मिलेट्स हमारे सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे पहले वो सब। उसके बाद माउस, इसको कौन खा जाता है, माउस खा जाते हैं, ये थोड़े कम है, और सबसे कम एक ही यहाँ पे ईगल इन सबको खा सकता है। ओके, तो ये हमारा एक पिरामिड बनाता है ईगल, जो हमारे सबसे कम ऑर्गेनिज्म है लेकिन सबसे ज्यादा खा सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को। माउस हमारा फ्यूअर ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे मिलेट्स को खाता है, और मिलेट्स हमारे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर में पाए जाते हैं। आई बात समझ। व्हाट इज द ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है हमारा, इज द फीडिंग लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। फूड चेन में हमारा जो फीडिंग लेवल होता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ओके, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमारा प्रोड्यूसर का रह जाता है, उसके बाद सेकंड ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर, और थर्ड वाला हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि हमारा कार्निवोरस होता है। ओके, जनरल ट्रॉफिक लेवल्स हमारे प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, फिर स्मॉल कार्निवोरस और फिर लार्ज कार्निवोरस। इसकी एग्जांपल ये रहे। ओके, अब देखो व्हाई डज द पिरामिड बिकम स्मॉलर। अब पिरामिड हमारा धीरे धीरे करके स्मॉलर कैसे बन सकता है, प्लांट प्रोड्यूस फूड यूजिंग सनलाइट। प्लांट हमारे कैसे फूड देते हैं, सनलाइट का यूज करके। हर्बीवोरस हमारे प्लांट्स को खा जाते हैं, और जो कार्निवोरस होते हैं वो हर्बीवोरस को खा जाते हैं। एट ईच लेवल ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज पास्ड ऑन। ठीक है, धीरे धीरे करके जो स्मॉल एनर्जी है वो हमारे पास होती जा रही है। देयरफॉर हायर ट्रॉफिक लेवल हैव फ्यूअर ऑर्गेनिजम्स। इसलिए जो हमारे हाईएस्ट हमारे जो ट्रॉफिक लेवल में होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, सबसे ज्यादा कम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक है, आगे देखो और क्या बोला है, फूड वेब। वेब क्या होता है, मकड़ी का जाला। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा क्या बना रखा है, जाला जैसे बना रखा है। देखो ये वाला जो लाइन है ना हमारा एरो, ये क्या इंडिकेट करेगा कि ईटन बाय, वो कौन किसको खा रहा है। और प्रोड्यूसर हमारा इसमें देखो ग्रीन कलर का एक ही है, ग्रास। ठीक है, ग्रास हमारे प्रोड्यूसर हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारे ग्रास प्रोड्यूसर। ओके, अब देखो हमारा फूड वेब क्या होता है, फूड वेब, फूड चेन इन दिस फूड वेब। फूड चेन हमारे जैसे कि ग्रास हॉपर को खा रहे हैं, सॉरी ग्रास हॉपर को कैसे खा सकते हैं, ग्रास हॉपर हमारे ग्रास को खा रहे हैं। ओके, और फिर ग्रास हॉपर को कौन खा सकता है, फ्रॉग, और फ्रॉग को आउल खा सकता है। ओके, ग्रासेस, और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी फूड चेन बना रखी है। ये देखो, फिर घास को चूहा खा सकता है, चूहे को कौन खा सकता है, सांप खा सकता है, या ईगल खा सकता है, या आउल भी खा सकता है। बेचारे चूहे को तो सभी खा सकते हैं, बर्ड्स भी खा सकते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है, ये आया समझ। अब देखो ऐसे ही हमारा जो ग्रास है वो रैबिट खा सकता है, रैबिट को हमारे हॉक मतलब ऐसे ही बाज। ओके, और क्या है, रैबिट को हमारे फॉक्स भी खा सकते हैं, है ना। यह समझ आपको अच्छे से फूड वेब क्या होता है। देखो यहाँ पे इतने सारे लोग एक दूसरे को खा सकते हैं, ये इसको उसको इसको इसको। ठीक है, ऐसे करके ये हमारा क्या बना रहा है, जाला जैसे बना रहा है, इसी को हम बोलते हैं फूड वेब। ठीक है, क्या बना बोलते हैं हम इसको, फूड वेब। ओके, तो फूड वेब की डेफिनेशन देख लो। ओके, फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ मैनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। बहुत सारे अलग अलग कनेक्टेड फूड चेन्स का एक नेटवर्क है। इट शोज दैट वन ऑर्गेनिज्म कैन बी ईटन बाय मोर देन वन ऑर्गेनिज्म एंड कैन आल्सो ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके का फूड खा सकता है, और एक ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं। मैम क्या बोला आपने, कुछ समझ ही नहीं आया। देखो क्या बोला, ये देखो एक ऑर्गेनिज्म हमारा चूहा है, इसको हमारे कितना ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं, एक ही, आउल खा सकता है, बर्ड भी खा सकता है, स्नेक भी खा सकता है, ईगल भी खा सकता है। मतलब एक इस ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं। ओके, और एक ऑर्गेनिज्म हमारे अलग अलग फूड को खा सकता है। जैसे कि हमारा आउल, आउल हमारे किस किस को खा सकता है, फ्रॉग को खा सकता है, बर्ड को खा सकता है, चूहे को भी खा सकता है। तो मतलब एक ऑर्गेनिज्म, ये जो हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, ये हमारा ये वाला और ये वाला, इन सबको खा सकता है। तो आया समझ मैं क्या बोलना चाह रही थी। ओके, ओहो चित्रकारी से शुरू, देखते हैं आगे, देखें आगे देखें।
अब देखो इम्पोर्टेंस ऑफ फूड वेब। अब हमें ये जो फूड का हमने जो जाला बना रखा है ये हमें क्यों चाहिए? shows that organism have more than one food source। ये हमें क्या दिखाता है? एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग फूड सोर्स होते हैं, ये हमने देखा। ओके, हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन रहता है इससे। इफ वन ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेस अदर फूड सोर्सेस मे स्टिल बी अवेलेबल। ओके, अगर हमारे एक ऑर्गेनिज्म हमारा क्या हो सकता है, कम होगा, तो फिर अलग अलग फूड हमारे बढ़ सकते हैं लेकिन फिर भी अवेलेबल रहेंगे। डिमॉन्स्ट्रेट दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, ये हमारा क्या बताता है, और सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके ओके, की पॉइंट्स आप पढ़ लेना, इसी की समरी है। ओके, पढ़ लेना, क्योंकि मैं पढ़ाने लग जाऊं तो फिर आप बोर हो जाओगे, है ना। बोर हो जाते हैं मैम, हम तो बार बार पढ़ाते रहते हो आप। व्हाट हैपेंस टू वेस्ट इन नेचर। ठीक है, नेचुरल पढ़ गई थी मैं ऐसे। देखो, व्हाट हैपेंस टू वेस्ट नेचुरल्स। अब हमारे वेस्ट जो नेचर में आते हैं, ठीक है, उसको कौन डिकम्पोज करता है, कैसे, वो हम देखते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, आपने रेनी सीजन के दौरान देखा होगा, यू मे सी मशरूम्स ग्रोइंग ऑन डेड ट्रीज और प्लांट्स। ठीक है, जो ट्रीज वगैरह या प्लांट वगैरह, ट्रीज प्लांट्स या अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो डेड हो जाते हैं, ठीक है, वहां पे आपने देखा होगा मशरूम उग जाते हैं। मशरूम्स अलोंग विद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी होते हैं इसमें, आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। इनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं बिकॉज दे ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स। ये हमारे जो डेड प्लांट्स वगैरह होंगे ना, उसको और ज्यादा तोड़ देंगे, और ज्यादा डिकम्पोज करेंगे डेड एनिमल्स एंड एनिमल वेस्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, क्या बोलना है इसमें, देखो एनिमल के जो हमारे वेस्ट प्लांट्स वेस्ट, हमारे प्लांट्स या फिर एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट जो भी हमारे आते हैं, ठीक है, उनको सिंपल सब्सटेंस में ये डिकम्पोज कर देते हैं सॉइल में। दिस सिंपल सब्सटेंस रिटर्न important nutrients to the soil making it fertile for plants to grow। ठीक है, ये हमारी फर्टाइल बनाता है हमारे सॉइल को ताकि अच्छे से सॉइल ग्रो हो पाए। स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक बीटल्स एंड फ्लाइज, ठीक है, जो भी मक्खी वगैरह होती हैं, also help in this process by breaking down animal dung। ठीक है, एनिमल के जो भी डंग, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके और सिंपल सब्सटेंस में बना देते हैं और वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। ये याद रखना, इट हेल्प्स रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, सो इन नेचर नथिंग इज वेस्टेड। तो इसलिए नेचर में कोई चीज वेस्ट नहीं होती, एवरीथिंग इज रीयूज्ड टू सपोर्ट न्यू लाइफ। ठीक है, नेचर हमारे किसी चीज को वेस्ट नहीं करता, हर चीज को यूज करके वो एक न्यू लाइफ बनाता है। आई बस समझ, इसलिए बहुत सारे लोगों को नेचर बहुत ज्यादा पसंद है ना। हाउ डज वन चेंज लीड टू अनदर। एक चेंज से हमारे अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया था फूड चेन है, उसमें से एक एनिमल को अगर हमने एक ऑर्गेनिज्म को निकाल दिया, ठीक है, पूरी फूड चेन हमारी बदल सकती है। ओके, हमारे पूरे इकोसिस्टम में बदलाव आ सकता है। तो यही हम देख रहे हैं कैसे बदलाव आ सकता है। अ स्मॉल चेंज इन इकोसिस्टम कैन अफेक्ट मैनी अदर लिविंग थिंग्स। ठीक है, एक छोटा सा भी चेंज आ गया तो फिर हमारा क्या होगा, हमारे जो अलग अलग लिविंग थिंग्स है उसमें चेंज आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए, इफ पॉन्ड वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड, ठीक है, हमारे जो तालाब में जो पानी है वो हमारा पॉल्यूटेड हो गया, ठीक है, मैनी वाटर प्लांट्स डाई, बहुत सारे वाटर प्लांट्स जो है वो हमारे खत्म हो जाएंगे। ओके, विथ फ्यूअर प्लांट्स लेस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन वाटर। अब देखो प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा। ओके, सो फिश स्टार्ट्स ड्राइंग। अब फिशेस को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मरना शुरू कर देंगी। व्हेन देयर आर फ्यूअर फिश, अब वहां पे कम फिश होगी, द इंसेक्ट दैट फिश यूजुअली ईट इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, अब जो हमारे कम फिश होगी तो जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट जिसको हमारी फिश खाती थी वो बढ़ जाएंगी, है ना। जैसे कि ये क्या खाते हैं, ड्रैगन फ्लाई लार्वे खाती है, ड्रैगन फ्लाई फिर बढ़ जाएंगे, बढ़ गए तो बीज और बटरफ्लाई को खा लेंगे। बीज और बटरफ्लाई अगर कम हो गए तो फिर हमारे फ्लावर्स में पॉलिनेशन नहीं होगा और हमारा नेचर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओहो, मैंने क्या बना दिया, चलो हटा दिया। ओके, अब देखो, these insects may spread to nearby farms and damage crops। अब देखो जो इंसेक्ट वगैरह है वो हमारे
फार्म्स और जो क्रॉप्स वगैरह है उनको डैमेज पहुंचा सकता है ना, टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप। तो अगर मान लो हमने सोचा चलो अब कीड़े वगैरह आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फार्मर्स क्या यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स, दवाइयां यूज करते हैं कीड़े भगाने वाली, विच कैन पॉल्यूट द एनवायरमेंट। अब इससे क्या होगा, ये हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर देगा, ओके, एंड हार्म अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये अलग अलग जो प्लांट्स और एनिमल्स है उनको भी हार्म पहुंचाता है। दिस शो दैट ऑल पार्ट्स ऑफ नेचर आर कनेक्टेड एंड वन स्मॉल चेंज कैन लीड टू मैनी अदर चेंजेस, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए, तालाब वगैरह को, रिवर वगैरह, उन सबको हमें साफ रखना चाहिए, है ना। अब देख रहे हो, अगर हमारे पॉन्ड में पॉल्यूटेड, अगर हमारा पॉन्ड हो जाए तो कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं, है ना, फिश मर रही है, हमारा पूरा इकोसिस्टम हिल जा रहा है, ओके ओके, यह समझ, आई होप समझ आ रहा होगा। अब देखो, रिमूविंग वन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन इकोसिस्टम कैन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर। इसी के बारे में हम और पढ़ रहे हैं कि एक हम ऑर्गेनिज्म को अगर हटा दें तो पूरे इकोसिस्टम पे उसका कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। देखो, व्हाट हैपेंड इन 1980, 1980s में क्या हुआ था, इन द 1980s इंडिया एक्सपोर्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन बुल फ्रॉग्स फॉर देयर लेग्स, ठीक है। इंडिया में क्या किया था, एक्सपोर्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन बुल फ्रॉग्स, ठीक है। जो बुल फ्रॉग्स हमारे एक टाइप के फ्रॉग्स है, ठीक है, उनके जो है हमारे बहुत सारे प्रोड्यूस किए गए, बिकॉज सो मेनी फ्रॉग्स वर रिमूव, द फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्रीज। अब हम क्या करते थे, ये जो फ्रॉग्स वगैरह इनको बाहर की कंट्रीज में भेजते थे, ठीक है, वहां पे भी चाहिए होते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो फ्रॉग्स की आबादी है वो कम होने लग गई इंडिया में। तो गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ फ्रॉग लेग्स। तो हमने क्या किया, जो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो फ्रॉग है उनके लेग्स पे बैन करा दिया कि इसको कोई एक्सपोर्ट नहीं करा सकता, टू प्रोटेक्ट नेचर, ठीक है। नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था एक्सपोर्ट ऑन फ्रॉग लेग्स। दिस हेल्प प्रिवेंट फर्दर इकोलॉजिकल डैमेज, ठीक है। इसकी वजह से हमारे जो आने वाले समय में फ्रॉग्स हमें दिखते नहीं, लेकिन अब दिखते हैं ना। अगर हमने बैन नहीं किया होता तो सब एक्सपोर्ट हो जाते और हमें इंडिया में दिखते ही नहीं। तो इससे क्या इफेक्ट आता, अगर हमारे फ्रॉग्स कम हो जाते, फ्रॉग्स हमारे मतलब इंसेक्ट वगैरह को खा लेते हैं। अगर हमारे ज्यादा इंसेक्ट बढ़ गए, फ्रॉग्स कम हो जाएंगे, तो खाने वाला तो कोई बचेगा नहीं ना, खाने वाले कम हो जाएंगे, तो जो इंसेक्ट है वो बढ़ जाएंगे। अगर हमारे फ्रॉग्स कम हो गए तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी इंसेक्ट्स की। तो इंसेक्ट क्या करते हैं, हमारे क्रॉप्स वगैरह को, जहाँ से हमारा खाना आता है फार्म से, है ना, वहां पे हमारा क्या होगा, ये इसको डैमेज कर देंगे। और अगर ज्यादा पेस्टिसाइड्स हमने यूज किए तो ये एनवायरनमेंट को खराब कर देंगे, एनवायरनमेंट खराब तो मतलब सब खराब, है ना। व्हाट इज इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है हमारा, एंड इकोसिस्टम इज बैलेंस्ड व्हेन, इकोसिस्टम तभी हमारा बैलेंस होता है जब हमारा प्लांट एंड एनिमल लिव इन प्रॉपर नंबर्स, जब प्लांट और एनिमल प्रॉपर अपने नंबर में रहे। फूड चेन वर्क्स नॉर्मली, फूड चेन इसमें हमारा नॉर्मली वर्क करता है, ओके ओके। अब देखो, रिसोर्सेज लाइक फूड एंड वाटर आर अवेलेबल, जैसे कि रिसोर्सेज हमारे फूड और वाटर वो अवेलेबल रहेंगे। ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट सपोर्ट ईच अदर, ऑर्गेनिज्म और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। दिस बैलेंस इज नॉट परमानेंट, इट कैन चेंज बिकॉज ऑफ, ये बैलेंस हमारा परमानेंट नहीं होता, ये हमारा चेंज हो सकता है। जैसे कि नेचुरल इवेंट कभी आ गया, जैसे कि फ्लड्स वगैरह, मतलब बाढ़ वगैरह आ गई, है ना, सुनामी वगैरह आ गई, ह्यूमन एक्टिविटीज से जैसे पॉल्यूशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, या फिर हमने पेस्टिसाइड्स को ज्यादा यूज कर लिया, केमिकल्स को, तो उससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा। एनवायरनमेंट खराब तो मतलब सभी खराब हो जाएंगे, हमारा पूरा नेचर ही खराब हो जाएगा। फ्लो ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स का जैसे कि मैनी फ्रॉग्स रिमूव, उसके बाद फ्रॉग्स की पॉपुलेशन कम हो गई, फिर इंसेक्ट बढ़ गए, इंसेक्ट ने क्रॉप्स को डैमेज किया, और अगर क्रॉप्स को डैमेज की वजह से हमने पेस्टिसाइड यूज करने लगे, हमें खाना तो चाहिए ना, अब इंसेक्ट आके खा जा रहे हैं हमारे खाने को, तो हमें पेस्टिसाइड्स को यूज करना पड़ेगा। पेस्टिसाइड्स यूज करें तो हमारे एनवायरनमेंट को क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा, ओके। तो ये आया समझ, कैसे एक चीज को हटाने से पूरी हमारी इकोसिस्टम बदल जाती है, कैसे बदलाव आ जाता है। हाउ डू इंटरेक्शन मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम, अब हमारा जो ये इंटरेक्शन है वो कैसे बैलेंस रहता है इकोसिस्टम में, वो देखो। लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली डिपेंड ऑन
each other for food but also compete for resources like food, water, space and sunlight. ठीक है, ये एक दूसरे से compete भी करते हैं क्योंकि सबको water, sunlight, space सबको चाहिए. This competition helps keep the population of different species under control and maintains the balance of the ecosystem. अब देखो सबको एक नीड है, ठीक है, थोड़ा बहुत कंपटीशन होता है, मतलब कि सबको एक चीज चाहिए, है ना, पानी बहुत कम है लेकिन सबको चाहिए. ओके, तो इसमें हमें क्या बोला गया है, क्या बोला गया है कि ओहो मैं मिटा देती हूँ पहले ये. ओके, अब देखो और क्या बोला है, जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें मेंटेन करने के लिए प्रॉपर नंबर ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स चाहिए. ओके, इफ वन स्पेसीज ग्रोज टू मच, एक स्पेसीज हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, इट कैन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर. ये हमारे जो नेचर है हमारे इकोसिस्टम का उसको बिगाड़ सकती है. ऑर्गेनिज्म आल्सो हैव अदर रिलेशनशिप्स सच एज हेल्पिंग ईच अदर और लिविंग टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स. अब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट्स भी देते हैं, वो कैसे, वो हम जानते हैं. ठीक है, ठीक है, वो जानते हैं. सबसे देखो म्यूचुअलिज्म क्या होता है, सबसे पहले बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट. फॉर एग्जांपल देखो म्यूचुअलिज्म मतलब होता है दोनों का बेनिफिट होना. ठीक है, दोनों ऑर्गेनिज्म, जैसे हनीबीज और फ्लावर्स. देखो हनीबीज क्या बोलती है मधुमक्खी फ्लावर्स को कि हम तुम्हें पॉलिनेशन देंगे, और फ्लावर्स उनको नेक्टर देते हैं, मतलब उनका छत्ता बनाने में हेल्प करता है ना. फ्लावर्स गेट पॉलिनेटेड, बीज क्या कर रही है, उनको पॉलिनेटेड कर रही है. ओके, और बीज गेट्स नेक्टर, और आपको पता ही है फूलों से ये अपना छत्ता बना लेते हैं मधुमक्खी, है ना. तो ये आपको आया समझ, कैसे ये एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से खुश है ना, दोनों एक दूसरे से खुश है. तो ये हमारा क्या हो गया, म्यूचुअलिज्म. ओके, कमेंसलिज्म क्या होता है हमारा, वो हम देखते हैं. कमेंसलिज्म होता है वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट व्हाइल अदर इज नॉट अफेक्टेड. ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का तो हमारा फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई फायदा नहीं है, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ अफेक्ट नहीं पड़ रहा. ऑर्चिड जो हमारे फ्लावर है उसको न्यूट्रिशन मिलता है हमारे प्लांट से, ठीक है, लेकिन प्लांट्स को कुछ नहीं हो रहा, उसको कुछ नहीं हो रहा. प्लांट्स भाई लाइक ऐसे कि अच्छा ठीक है फ्लावर्स है कोई दिक्कत नहीं है, हो जा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है, कुछ उसे फायदा नहीं हो रहा लेकिन फिर भी हमारे दोनों साथ में खुश है. ओके, अब देखो पैरासिटिज्म क्या होता है, वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट व्हाइल द अदर इज हार्म. अब इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म तो हमारा खुश है लेकिन एक ऑर्गेनिज्म हमारा नहीं है खुश. जैसे कि टिक्स ऑन द बॉडी ऑफ डॉग्स, ये जो हमारे टिक्स हमारे एक तरह के इंसेक्ट है जो हमारे डॉग के, ये सॉरी जो डॉग है उसके ब्लड से अपना फीड लेता है, मतलब खाना खाता है. ओके, ये डॉग्स पे रहता है. द डॉग गेट स्किन इरिटेशन, डॉग्स में क्या आ जाते हैं, स्किन इरिटेशन आ जाती है इन कीड़ों की वजह से, कौन से, टिक्स की वजह से. लेकिन टिक्स को क्या फायदा हो रहा है, ये इसकी बॉडी पे रहते हैं तो इनको क्या मिलता है, ब्लड मिलता है जो इनको इनके लिए खाना है. ठीक है, तो आई बात समझ क्या होता है. These interactions are all part of complex web of life and ecosystem. ठीक है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाता है जो हमारे इकोसिस्टम के लिए जरूरी है. What are the benefits of an ecosystem? अब हमें एक इकोसिस्टम के बेनिफिट्स जानने को मिलेंगे. कौन कौन से, इकोसिस्टम प्रोवाइड्स अस विथ मैनी बेनिफिट्स. इकोसिस्टम हमें बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि क्लीन एयर, वाटर, फूड, मेडिसिन, वुड एंड फर्टाइल सॉइल. सुंदरवन, जो हमारा सुंदरवन है, ठीक है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इज होम टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये हमारे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं. प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स, ये जो हमें हमारे जो गांव वगैरह है उन सबको बचाता है फ्लड्स वगैरह से. ओके, इट इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे है. हाउएवर कटिंग ट्रीज, मतलब कटिंग ट्रीज, इलीगल हंटिंग, पॉल्यूशन एंड ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर डैमेज द सुंदरबंस एंड मैनी अनदर इकोसिस्टम इन इंडिया. ठीक है, अब जैसे कि इलीगल हंटिंग, जैसे कि जानवर को मारने के लिए वहां पे मना किया गया है लेकिन फिर भी लोग मारते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं वहां पे, ये सारी इलीगल चीजें हैं. ओके, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं, वहां पे पेड़ों को काट देते हैं, तो उससे हमारे जो इकोसिस्टम है इंडिया का
वो खराब हो रहा है। वी कैन हेल्प प्रोटेक्ट नेचर बाय प्लांटिंग ट्रीज, हम नेचर की मदद कैसे कर सकते हैं, प्लांट्स को लगाना, और रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कम करना, वाटर को सेव करना, वेस्ट को अवॉइड करना, यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली, और जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हमें ढंग से यूज करना चाहिए ताकि हमारा जो इकोसिस्टम है वो सेफ रहे। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। ह्यूमन मेड इकोसिस्टम हमारे कौन से होता है, ह्यूमन हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ह्यूमंस ने आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स बनाए हैं, जैसे कि फिश पॉन्ड्स, फार्म्स एंड पार्क्स वगैरह, ये सब बनाए हैं टू मीट देयर नीड्स, हमारे नीड्स को मैच करने के लिए। व्हेन वेल डिजाइन दिस कैन हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन, इससे अगर हमारा अच्छे से डिजाइन है, कोई कमी नहीं है, तो इससे पॉल्यूशन कम हो सकता है, ये इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी सपोर्टेड रहती है एंड प्रोवाइड रिक्रिएशनल स्पेसेस फॉर पीपल। ठीक है, लोगों को जगह देती है ये, और अनलाइक नेचुरल इकोसिस्टम दीज नीड ह्यूमन केयर एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब नेचुरल जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें कोई ह्यूमंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि कोई ह्यूमन जंगल में जा रहा है और वो वहाँ पे सब चीज मेंटेन कर रहा है तभी वो मेंटेन है, नहीं, वो खुद से ही मेंटेन है, वो नेचुरली है। लेकिन जो हमने बनाए हैं, जो हमारा ह्यूमन इकोसिस्टम है, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है, वो हमारा कौन सा है, उसमें हमें ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, वहाँ पे हमें ह्यूमंस चाहिए ताकि वो मैनेज रहे। कैन यू नेम एनी ह्यूमन मेड इकोसिस्टम इन योर एरिया, क्या आपके वहाँ पे कोई ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है? ठीक है, वो आप देख सकते हो। और देखो, हाउ डू हेल्दी इकोसिस्टम सेवियर आवर फार्म। ओके, अब हम क्या देखेंगे, सेवियर बोल दो, सर्व है। ठीक है, सर्व, हाउ डू हेल्दी इकोसिस्टम सर्व आवर फार्मर्स। ठीक है, कैसे हमारा एक जो हेल्दी इकोसिस्टम है वो हमारे फार्मर्स को सर्व करता है। फार्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया, ये हमें पता है, फार्मिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, बट इट ऑल्सो डन इन एन इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली वे। ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में ये होना चाहिए। ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन जब हमारा हो रहा था, द यूज ऑफ ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एंड हेल्प सॉल्व द फूड शॉर्टेज। ठीक है, उस टाइम पे खाने की कमी हो रही थी, तो हमने पेस्टिसाइड वगैरह इन सब का यूज करके क्या किया, प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया फूड का, लेकिन हाउएवर यूजिंग टू मेनी केमिकल, अब हमने फर्टिलाइजर वगैरह जो पेस्टिसाइड्स है उनका हमने बहुत ज्यादा यूज किया। ठीक है, ये केमिकल्स है, टेकिंग टू मच ग्राउंड वाटर एंड ग्रोइंग द सेम क्रॉप रिपीटेडली। अब हमने बहुत जल्दी जल्दी में क्रॉप्स वगैरह उगाए थे, ओके, क्योंकि उस टाइम पे फूड की शॉर्टेज थी, ये तो कम हो गई, सब तक खाना तो पहुंच गया। कैन डैमेज द सॉइल, इससे क्या हो गया, हमारी सॉइल डैमेज हो गई, हमारा जो वाटर था वो पॉल्यूट हो गया, एंड हार्म ह्यूमन हेल्थ, इससे हमारी ह्यूमन हेल्थ भी खराब हुई, क्योंकि हमने केमिकल से मिला के खाना बनाया था। ठीक है, जल्दी तो बन गया, ठीक है, जल्दी तो हमारे क्रॉप्स वगैरह उग गए, लेकिन क्या हुआ, ये हमारी ह्यूमन हेल्थ पे अफेक्ट करा। बाय अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम, फार्मर्स कैन यूज सस्टेनेबल फार्मिंग practices that protect the environment while producing enough food। ठीक है, क्या बोला है, क्या बोला है कि हम इनफ फूड बना सके। ठीक है, तो हमें हमारे जो फार्मर्स हैं उनको सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वो आराम से इनफ फूड हमारा बना सके। ओके, और देखो, अब हमारी एक और लास्ट एक्टिविटी है। ठीक है, नींद तो नहीं आ गई आप लोगों को, वैसे तो ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, लास्ट में ही देख रहोगे, अभी अपलोड कर दी है, जिसको बहुत ज़्यादा सिलेबस जिसका हो रखा है बहुत सारा, वो आराम से देख सकता है। ठीक है, वैसे तो आपका शायद मिड टर्म में नहीं आएगा ये। ठीक है, हम और भी सब्जेक्ट कवर करेंगे। ठीक है, उससे पहले ये देखो, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, विजिट अ नियर बाय फार्म एंड लर्न अबाउट फार्मिंग मेथड। अब हम क्या देखेंगे, फार्मिंग मेथड का। अब आप कहीं फार्म तो जाओगे नहीं आलसी बाल को, है ना, आस्क क्वेश्चन, हमें क्या क्या आस्क करने हैं क्वेश्चंस, वो हम देखेंगे। चलो, हमारी जगह पे ये बालक चले गए। ठीक है, हाउ हैव फार्मिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम, हमारे जो फार्मिंग की प्रैक्टिसेस है वो कैसे चेंज हुए। व्हाई डू फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, फार्मर्स हमारे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह क्यों यूज कर रहे हैं। हैव दीज केमिकल अफेक्टेड सॉइल हेल्थ, क्या ये हमारे सॉइल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। डू फार्मर्स रीयूज, रिसाइकल और मटेरियल ऑन द फार्म, क्या ये रीयूज करते हैं, रिसाइकल करते हैं मटेरियल्स को जो भी यूज हो रहे हैं हमारे फार्म में, वो देखेंगे।
बेनिफिट्स ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड से क्या हमारी बेनिफिट्स आती है कि इससे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाता है, मतलब जल्दी से हमारी जो फसल है वो उग जाती है। दे प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग इंडिया मोर फूड सिक्योर। इससे हमारे जो इंडिया में फूड बहुत सारी प्रोडक्शन होती है। प्रॉब्लम ऑफ ओवर यूजिंग केमिकल्स, अब इससे हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, यूजिंग टू मैनी फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड कैन डैमेज सॉइल हेल्थ। इससे हमारी सॉइल हेल्थ डैमेज हो सकती है, हमारी जो पानी है वो हमारा पॉल्यूट हो सकता है। किल यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, जो हमारे सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जरूरी है उसको मार सकती है। रिड्यूस अर्थवर्म, जो हमारे अर्थवर्म है उसको कम कर सकती है, अर्थवर्म हमारे लिए जरूरी है। किल नेचुरल प्रीडेटर्स लाइक लेडी बर्ड कॉजिंग पेस्ट पॉपुलेशन टू इंक्रीज, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारे नेचुरली प्रीडेटर्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। मेक पेस्ट इंस्टेंट टू पेस्टिसाइड मेकिंग देम हार्डर टू कंट्रोल, ठीक है। इससे इंसेक्ट्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा, ओके, और इनकी आबादी भी कम होगी। प्रॉब्लम ऑफ मोनोकल्चर, मोनोकल्चर मींस ग्रोइंग द सेम क्रॉप ऑन द सेम लैंड आफ्टर ईयर एंड ईयर। अब देखो मोनोकल्चर क्या होता है, एक ही तरीके की फसल हम बार बार उगाए जा रहे हैं और बहुत सारे उगाए जा रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है, मान लो मैंने आपको बोला आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, ठीक है, मैंने आपको बोला एक गिलास पानी पी लो, आपने पी लिया, फिर मैं बोलूंगी दूसरा गिलास पानी पियो, आपने चलो बोला कि ऐसी जरूरत तो है नहीं पर मैं पी लेती हूँ या पी लेता हूँ, ठीक है। अब देखो फिर मैंने तीसरा ग्लास दिया आपको पानी, फिर आप बोलोगे नहीं मैम इतना नहीं पीना, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने जबरदस्ती बोली आपको कि और पियो, फिर मैं दोबारा से दे रही हूँ आपका चौथा ग्लास, वो भी पी लो, ऐसे मैं कर करके आपको और भी पानी दे रही हूँ। तो देखो स्टार्टिंग में तो आपको प्यास लग रही थी, प्यास बुझ गई आपकी, ठीक है, प्यास बुझ गई, लेकिन मैं वही चीज बार बार करूँ तो क्या होगा, आपको डैमेज पहुंच सकता है ना। इसी तरह से आपकी जो अंतर इच्छा है, ठीक है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे सॉइल में भी होता है। अब बार बार वही चीज हम एक ही चीज को उगाए जा रहे हैं। डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को कम कर देगा। रिड्यूस द नंबर ऑफ पॉलिनेटर्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज, ये हमारे पॉलिनेटर जैसे कि बीज और बटरफ्लाई इनको कम करता है और पेस्ट और डिजीज प्रॉब्लम में इंक्रीज ला देता है। सस्टेनेबल फार्मिंग हमारा क्या होता है वो देखते हैं। To protect the environment, many farmers are now using organic and natural farming methods. बहुत सारे फार्मर्स हमारे ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग मेथड्स को यूज कर रहे हैं। कौन कौन से मेथड है हमारे, रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ठीक है, क्या अपना रहे हैं यहाँ पे, केमिकल फर्टिलाइजर को कम करना, हमारी जो सॉइल है उसको हेल्दी रखना, प्रोटेक्ट यूजफुल इंसेक्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, ये हमारे यूजफुल इंसेक्ट जो है और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। कंजर्व वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, हमारे वाटर और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करके रखना, बचाए रखना। सपोर्ट लॉन्ग टर्म फूड प्रोडक्शन, ये हमारा क्या करता है, लॉन्ग टर्म फूड प्रोडक्शन को बचाए रखता है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ये इसकी पूरी समरी दे रखी है, ठीक है। ये मैंने नीचे के पार्ट्स नहीं पढ़ाए हैं आपको, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप बोर भी हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, क्योंकि ये छोटी छोटी सी ऐसी समरी है, ठीक है, यही चीज दोबारा लिखी हुई है बट एक एक लाइन में, ओके, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बस आज का हमारा जो इतना बड़ा सा चैप्टर है वो हमारा खत्म हो जाता है, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट को भी हम कवर करेंगे, हमारे चैनल से कनेक्टेड रहना। ये हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अगर आपको चैप्टर की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करके हमसे पढ़ सकते हो। ये जो भी पीडीएफ वगैरह वो आपको यहीं मिलेगी, ठीक है, ताकि आप डीएस से कनेक्ट रहो और आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।